Everyone, good morning. Sir, Good morning. Good morning, everyone. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। और न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग जो है ये डिस्कस कर लिए मोड ऑफ इंटेक, है ना। इसके बाद फूड हैबिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का, जिसमें यस टेस्टी सिंह। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कहता है 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। देयर आर 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये कौन कौन है? तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एक है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और एक है प्रोटोजोइक। आप ये चीज जो है डिस्कस किए हम लोग आज की चैप्टर में, जिसमें आपको ये बताया गया, ये जो है आपको उसमें हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ये 3 टाइप थे: हेटरोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोट्रोपिक। क्या? तो इस जगह हम लोग अगेन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मैंने एग्जांपल बताया था। एग्जांपल जो है आंधी है, मशरूम है, पैरासाइटिक का हम लोग बताया था कि रोटर प्लांट, और होलोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मैंने डिस्कस किया था, ये अमीबा है ने। तो ये आपको अगेन हम इस पे बात कर रहे हैं कि ये तीनों क्या क्या है: सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो कहता है कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि इन विच an organism obtain its nutrients from dead and decaying plants and animals, in which an organism इसमें क्या है, in which पानी मुंह पर बाहर वाला मुंह पर नहीं है, तुमने अंदर बाहर वाला। हाँ और ये सब डार्क ब्लैक वाला ग्रीन करो। राकेश कुमार क्यों बात कर रहे हैं आप? अनम्यूट कर दें। तो इन विच an organism obtain its nutrients from dead and decaying plant and animal. Plant and animal method. So that means the organism in which the type of nutrition in which an organism obtains its nutrition from dead and decaying plant and animal method. जो सर गल गया उससे जो आपको न्यूट्रिशन मिलता है, जिसको
है ना, वही क्या कहलाएगा, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या करते हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिक obtain food from some other living organism, है ना, जिससे उस लिया जाता है फूड, उसको हम लोग कॉस्ट करते हैं, और फिर डिफरेंट ग्रुप जिन्होंने पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में मैंने बताया था डोनर प्लांट ग्रुप है, वह आपको, लेकिन इसमें कि हम लोग ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते थे, वहां प्लांट्स था, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग वर्ड कि ये आप पढ़ रहे न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये आपके ह्यूमन बीइंग के अंदर में भी आपको पाया जाता है, अगर वो ठीक से मतलब परहेज करके वो खाना हाथ धो के नहीं खाएगा, है ना, कहीं का चीज कोई उठाया खा लिया, है ना, उस केस में उसके स्टोमक के अंदर में रॉन वार्म्स, है ना, और एक वार्म, बड़ी लोच, फैट लोच, ये सब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आएगा। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको जो है फंगी एंड सम बैक्टीरिया, फंगी का ही सम बैक्टीरिया भी इसमें आएगा, ठीक है। तो पैरासाइटिक में आपने देखा कि वह दूसरे के फूड्स को वह ले लेता है, ठीक है, दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस केस में और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है कहता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है और लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है ना, उसको खाता है, वही क्या कहलाएगा, आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अमीबा और ह्यूमन बीइंग इसमें आपको आता है, इसमें ये होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यानी हम लोग अभी तक जो डिस्कस किया वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपने ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले प्रीवियस चैप्टरों में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था, यहाँ पर न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। तो इस केस में अब है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, हम लोग आप डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में बात करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, इस केस में आपको क्या है, पहला इंजेक्शन, है ना, ये प्रोसेस जो कहता है कि डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ये इवॉल्विंग न्यूट्रिशन प्रोसेस में कौन है, पहला प्रोसेस है आपको इंजेक्शन, है ना, यानी द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड, गेटिंग एंड ईटिंग।
तो ये कैसे हम लोग भोजन मिलता है और खाते हैं, यही क्या कहलाएगा, ये आपको is called ingestion, है ना, ये called ingestion, ठीक है, ingestion. So the act of getting and eating food is called ingestion. Humans, it takes place through the mouth, whether it helps in chewing the food. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर में इंजेक्शन प्रोसेस कहाँ होता है, माउथ के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें आपको पेट दांत क्या करता है, उसको चबाने में मदद करता है. दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन. ये न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है, स्टेज इन्वॉल्व है, उसमें पहला इंजेक्शन जो करता है डायरेक्ट ऑफ गेटिंग एंड गेटिंग फूड, ठीक है. तो यहाँ पे ईटिंग फूड, तो ये the act of getting and eating food is called ingestion. और दूसरा है जब हम भोजन खा लिए तो उसको पचाना भी है, ये हो गया कि गेटिंग एंड ईटिंग, है ना. उसको पचाने के लिए द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, दो है, into simple soluble ones is called digestion. Digestion of food gets done with the help of certain chemicals called enzymes. देखते हैं जिसको पचाने में प्रॉब्लम होता है तो उसको क्या करता है, आपको एंजाइम्स वगैरह अलग से सप्लीमेंट के रूप में आपको मेडिसिन के रूप में दे देता है ना. जैसे एस्ट्रोजाइन एक मेडिसिन का नाम है जो आपको खाना खाने के बाद खाने से उसको बचा है. तो बॉडी के अंदर में भी एंजाइम होता है जो आपको भोजन को क्या करेगा, वह पचाएगा, है ना. तो डाइजेशन ऑफ फूड gets done with the help of certain chemicals called enzymes. The process of digestion started in the buccal cavity and gets completed in the small intestine. तो ब्यूकल कैविटी से स्टार्ट करता है, ब्यूकल कैविटी के अंदर में मॉट्स, टीथ, है ना, ये सब आता है. तो इसमें जो है कहता है कि ब्यूकल कैविटी से स्टार्ट किया और खत्म कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ब्यूकल कैविटी से स्टार्ट किया और खत्म प्रोसेस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें यानी इस ब्यूकल कैविटी के में क्या होता है, वह प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सॉल्युबल वर्ड्स, ठीक है. और डाइजेशन का काम एंजाइम्स करेगा, है ना, जो आप ये स्टार्ट प्रोसेस होगा ब्यूकल कैविटी से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ. थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन. जब भोजन टुकड़े टुकड़े में बन गया, सॉल्युबल बन गया, तो उसको डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा, तभी वह क्या होगा, एनर्जी गेन होगा, है ना. तो ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टिव फूड जो बच गया is absorbed by walls of the small intestine from where it get passed on to the blood. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल उसको क्या करता है, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड फॉर्म कर देता है, जिससे आपको क्या होता है, एनर्जी मिलता है. तो थर्ड प्रोसेस जो है वो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन. तो आपको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वाल जो है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा,
इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं, digestive food gets absorbed by the walls of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन। ठीक है, ठीक है, तो एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। उस जो खाना डाइजेस्ट हुआ उसको फिर एब्जॉर्ब किया गया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन होगा by the body for growth and formation of body parts। तो growth and formation of body part, this process is known as assimilation। तो next process जो है वो है थर्ड फोर्थ प्रोसेस जो हो गया वो हो गया assimilation। तो तीन प्रोसेस हम लोग जाना, फोर्थ प्रोसेस में क्या होता है, उसको यूटिलाइज करेगा, नई पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रो करेगा, है ना, और जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसको भी डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना, उसको डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज किया जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में the absorption will be utilized by the body for growth and formation of body parts। नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन प्रोसेस क्या है, ओके, तो इजेशन प्रोसेस में आप बॉडी डाइजेस्ट, पहले आपने क्या किया, इंजेक्शन किया, इसके बाद डाइजेशन किया, इसके बाद एब्जॉर्प्शन किया, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन किया। जब ये हमारा पार्ट्स ऑफ द बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगा, है ना, एनर्जी मिलने लगेगा, फिर जो रेसिड्यू मटेरियल्स है उसको क्या करेंगे हम लोग, शरीर से बाहर निकाल देंगे ना। दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो कहता है कि they absorb ये the elimination of undigested food, है ना, from the alimentary canal is known as digestion। ठीक है, तो alimentary canal से जो बाहर निकाल रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, digestion प्रोसेस। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, रेसिड्यू पार्ट्स है, जो वेस्टेज पार्ट्स है, वो सही उसको बाहर निकाल देगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज, ओके, तो बच्चे ये भाग रहे हैं, तो ये तो अब ये है कि एलिमेंट्री कैनाल किस किस चीजों से बना है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में ब्यूकल कैविटी आएगा, फिर फूड पाइप आएगा, फिर स्टोमक, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और ये एनस आएगा, है ना। ये सारे पार्ट्स मिलके आपको क्या बनाएगा, एलिमेंट्री कैनाल। तो जो रेसिड्यू पार्ट्स है, और रेसिड्यू पार्ट्स को बॉडी से निकालने का जो प्रोसेस है ना, the elimination of undigested food, that is known as digestion। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो वह आएगा आपको यूकल कैविटी, फूड पाइप, जिसको दूसरा नाम ओसोफेगस भी है ना, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ये आपको क्या बनाएगा, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो ये चीज हम लोग जान गए। डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहेंगे, सवाल आता है, व्हाट यू मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव यानी जिसमें आपको डाइजेशन का वर्क हो, तो उस प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल्स है, एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर में सारे चीज आ गया, माउथ भी आ गया, है ना, वो फूड पाइप भी आ गया,
तो buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus, ये सारे जो है उसके अलावे along with these associated glands from the all digestive system उसको कहते हैं. The alimentary canal along with these associated glands from the all digestive system. तो ये पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम. अब है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में कोई प्रॉब्लम था, फिर भी तो खत्म हो जाएगा 2-3. यानी मॉट एंड याशु कुमार तुम लीव करते हो, ज्वाइन करते हो भाई. प्रियांशु कुमार कहाँ गया? ओके, तो इस केस में हम लोग मॉट एंड ब्यूकल कैविटी पर बात करेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी एलिमेंट्री कैनाल और उसके अलावे जो भी ग्लैंड्स वगैरह है वो सभी मिलके जो बनाएगा दैट इज नोन एज आपको ये आदित्य राज बोलिए. यस सर. क्या बोलिए आप कल चार्जेस सर कल आप चार्जेस इन नेचर पढ़ा रहे थे ना, तो सर कल आप चार्जेस इन नेचर पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें ये लाइटनिंग तो पता है कि कैसे हवा को जला देता है, पर उसमें आवाज कैसे आता है, थंडर कैसे होता है? दोनों में स्ट्राइक करेगा तो थंडर क्रिएट होगा ना जी. वो क्या कह रहा है, दो प्लॉट्स एक दूसरे से कोलाइड. मैंने आपको उसका एक जस्ट एग्जांपल दिया कि आपको कि जैसे दो स्टोन को आप कोलाइड कराते हैं, कॉलिजन करवाते हैं, तो एट इंस्टेंट दोनों इवेंट्स एक ही साथ हो रही है. कॉलिजन होगा जैसे दो ट्रेन टकरा गया, दो बाइक टकरा गया, तो क्या होगा, क्या होगी, साउंड क्रिएट होगी ना जी. और उसी समय में फ्रिक्शन से आग भी लग जाए. जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा कि फायर का इन्वेंशन कैसे होता है, तो उस केस में आपको जो है बहुत घना जंगल रहता था, आंधी तूफान आई, वो जो एक दूसरे के ट्री उस आंधी तूफान में क्या हो गया, फ्रिक्शन हुआ और वो उसमें आवाज भी तो क्रिएट होगी. तो वही केस है लाइटनिंग और थंडर का. उस प्रोसेस में आपको मैंने बताया कि ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दो तरह के है, हैवियर ड्रॉपलेट्स और लाइटर ड्रॉपलेट्स. तो हैवियर ड्रॉपलेट्स गेट्स वो आपको निगेटिव चार्ज और या जो भी हो, और दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप करता है. एक जो लाइटर चार्ज है, लाइटर ड्रॉपलेट्स है, वो क्या है, एवं ऊपर की ओर जाता है, उसको कोट पुश कर रहा है, एयर करंट पुश कर रहा है. और जो हैवियर ड्रॉपलेट्स है वो नीचे की ओर जा रहा है. इसमें एयर क्या है, बैड कंडक्टर है. सब चीज का लिमिटेशन होता है. तुम अपने सॉक्स या कहीं भी रबर यूज होता है ना, उसके अंदर में भी इलास्टिसिटी होती है. इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर में क्या होता है कि हमने खींचा, फोर्स लगाया, इस फोर्स को डिफॉल्ट फोर्स कहते हैं, और रिलीज कर देंगे फिर वो अपना पोजीशन गेन कर लेता है. ये एक प्रॉपर्टी हुई कि और एक ऐसी स्थिति आएगा कि वो लिमिट से बाहर जाएगा. तो जैसे देखता होगा कि सॉक्स का रबर लूज हो जाता है, तो फिर वो अपनी इलास्टिसिटी खो दिया तो अगेन वो अपना पोजीशन गेन नहीं कर पाता है. तो वैसे ही एयर बैक कंडक्टर है, वो एक सर्टेन लिमिट के बाहर जब चला जाएगा तो वह करंट फ्लो करने लगेगा. और इसी केस में जो है आपको हॉट हो जाएगा ये, और वो आपको गर्म होने की वजह से आपको जो है सो लाइटनिंग क्रिएट होने लगा और थंडर्स भी उसी केस में क्रिएट हो. ओके, तो ये चीज हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे, है ना, चार्जेस इन नेचर में, है ना. और लाइटनिंग और थंडर्स के बारे में हमने पूरी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था. आपका अपनी
देखिए सबसे कोई भी चीज आपको तभी समझ में आएगा जब उसको थोड़ा सी इंटरेस्ट जगेगा। कब? जब उसके बारे में कुछ जान के आपने पढ़ लिया, आपने क्लास अटेंड किया या वीडियो देख के आपने सुन लिया, कुछ जानकारी के होगा, उसके बाद फिर अगेन बुक को आप पढ़िए तो लगेगा कि नहीं ये नोन टर्म्स है, ये हमने सुना है, सर ने यही बताया था, तो आपको लगेगा कि सर भी यही किताब से बताई है, तो उसको फिर से अगेन आप पढ़ेंगे तो 100% 90 से एबव परसेंटेज आप उसको सीख पाएंगे, है ना। जो चीज अननोन है, जिसके बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट उतना नहीं जगेगा, है ना। अपने पढ़ाई से इंटरेस्ट जगाने के लिए पहले नोन टर्म्स होती है, किसी से सुन लिया, है ना, किसी से जान लेने के बाद उसके बाद अगेन बुक को कभी भी आप ये सोचेंगे किसी के पढ़ाने से ही हम, है ना, पढ़ लेंगे, ये आपकी गलत फहमी है। 100% रिजल्ट गेन करने के लिए आपको, अचीवमेंट्स के लिए आपको बुक को फ्रेंड्स बनाना होगा, बेस्ट फ्रेंड्स बनाना होगा। उसमें केवल हम लोग गाइडेंस है जो मैंने उसके थ्रू बताया, उसको आपने सुन लिया, नोन टर्म्स आ गया, अब इंटरेस्ट जगेगी, आप बुक को पढ़िए तो और इंटरेस्ट जगेगी, तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। जो भी डॉट्स है वो आपको लगेगा कि नहीं सर ने जो बताया वो सही है, और जो छोटा बड़ा होगा वो भी आप समझ जाएंगे, है ना। तो इसलिए बुक को बेस्ट फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो, नहीं तो डॉट्स तो हमेशा क्रिएट होते ही रहेंगे, है ना। तो उस केस में भी हम लोग आएंगे, आपको 5 मिनट उस पर भी डिस्कस करते हैं, हम लोग यही छोड़ देते हैं, मॉर्थ एंड विजुअल कैविटी तक ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट उसमें जो कुछ ही टॉपिक बाकी था, है ना, उस चैप्टर्स में जो चार्जिंग नेचर था, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में जो है, ये उसका एक सेफ्टी डिवाइस है। मैंने लाइटनिंग कंडक्टर से पहले चार्जेज इन नेचर डिस्कस कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम? रेज योर हैंड्स। चार्जेज इन नेचर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो अब हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो कहता है कि इट इज अ डिवाइस दैट इज डिजाइन्ड टू मिनिमाइज और अवॉइड द लॉस ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लाइफ। देखिए कोई भी चीज को जीरो नहीं किया जा सकता है, जैसे सुपर कंडक्टर सुनता होगा, है ना, कि उसके रेजिस्टेंस को जीरो कर देगा तभी वो सुपर कंडक्टर हो जाएगा, लेकिन सुपर कंडक्टर की चीजें कितनी मिलती है? बहुत कम, क्योंकि बिना लाइट है तो स्ट्रगल होगा ही, कुछ न कुछ हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, वह स्मूथली नहीं चल पाएगा। तो इस जगह भी आपको बोलिए अनन्या जी, क्या दिक्कत है? बोलिए। सर एक क्वेश्चन था सर, रेजिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस, वो हर टाइप के वायर्स और मेटल्स में रहता है कि कुछ कुछ में ही रहता है? सारे जगह रेजिस्टेंस मिलेंगे, किसी में कम रहेंगे, किसी में ज्यादा रहेंगे। आप जैसे रेजिस्टेंस अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ सर अगर उसकी सर प्रॉपर्टी, वह रेजिस्टेंस कॉपर वायर में एल्युमिनियम के कंपैरिजन में कम होगी, है ना। तो सर अगर रेसिस्टेंस फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं बढ़ने देता, तो सर वो इलेक्ट्रॉन बढ़ के इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट करेगा? पर तो जब टोटली उतनी रेजिस्टेंस नहीं ना है, वह बैड कंडक्टर में ना होगी जो रोक देता है आपको। आपको रेजिस्टेंस केवल अपोज करता है, आपके भी मन में इंटरनल दो तरह के रेजिस्टेंस है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आपका मन जो है इंटरनल रेजिस्टेंस से करे कि ना करे, पढ़े कि ना पढ़े, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
जो हुआ आपका डिस्टर्बिंग फ्रेंड्स, डिस्टर्बिंग ब्रदर्स सिस्टर्स, जो आपको डिस्टर्ब करता है कि नहीं पढ़ो, चलो ये कर लो, बदमाशी कर लो कुछ, है ना। तो रेजिस्टेंस सभी जगह होता है, तब भी लोग पढ़ रहा है ना जी। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ब्लॉक कर दो, है ना। ड्रेनेज है, ड्रेनेज के पासेज में भी बहुत सारे डिस्टरबेंस है, इसके बाद भी पानी फ्लो कर रहा है ना। पूरी तरह से वह रुकावट रेजिस्टेंस फ्री नहीं ना। तो ऐसी बात नहीं है कि रेजिस्टेंस है तो इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, फिर वह करंट कैसे फ्लो करेगी, है ना। रेजिस्टेंस वहां पर टॉलरेबल है, उसको बर्दाश्त कर लेता है। हमको हम ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब टॉलरेबल है, टॉलरेट करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति आएगा जब टॉलरेट नहीं हो पाएगा, फिर अगेन मुश्किल क्रिएट होगी, वहां पर करंट फ्लो करना बंद कर देगा, है ना। तो बैड कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस हाई होगी, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, केवल मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। हम आपको क्या कर रहे हैं, एक सपोर्ट दे रहे हैं, है ना। पढ़ने की गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके बदले में मैं पढ़ने नहीं दे रहा हूँ, आप ही पढ़ेंगे, आप ही मेहनत करेंगे। तो उसी तरह से जो भी डिवाइस है, वह डिवाइस का अपना अपना काम है, जिसमें लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो ये इतनी बड़ा जो करंट प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा लाइटनिंग के ड्यूरेशन में, तो बहुत बड़ा डैमेज होने का चांसेस हो जाता है। उस डैमेज को मिनिमाइज किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि 100% वो रुक ही जाएगा, है ना। कुछ न कुछ, किसी की कान की पर्दे फटेगी तो कोई चीज पेड़ पर गिरेगा, पेड़ जल जाएगा। तो इस तरीके से यानी लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस दैट इज डिजाइन टू मिनिमाइज और अवॉइड द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग पर गिरेगा, बिल्डिंग डैमेज होती है ना। पेड़ पर गिरता है, पेड़ बिल्कुल सूख जाता है, कुछ नहीं बचता है ना। बहुत गिरता है तो बड़े बड़े पेड़ पर गिरता है, ऐसा नहीं है कि छोटी, तो बहुत बड़े प्रॉपर्टी का भी लॉस होगा, है ना। तो उसको हम लोग लाइटनिंग, विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर उसको हम मिनिमाइज करेंगे। और ये चीज खोज कौन किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक आइडिया था, उसने उसको तो इस वो पतंग जब उड़ा रहे थे उसी समय में उसके दिमाग में ये चीज ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। और कहता है कि ये जो डिवाइसेज है ना, इट इज नाउ यूज्ड इन टॉल और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड अदर ऑल टॉल स्ट्रक्चर्स। जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो बन जाता है, 6 तल्ला ये अपार्टमेंट वगैरह सब में, उसमें कहता है ना कि ये अर्थक्वेक फ्री है, वहां पर अर्थक्वेक के लिए क्या करेगा, अर्थक्वेक, फिर ये लाइटनिंग कंडक्टर, इस सब से बचने के लिए, लाइटनिंग कंडक्टर से बचने के लिए, लाइटनिंग से बचने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर का वहां पर यूटिलाइजेशन होता है। लाइटनिंग यानी थंडर से बचने के लिए, है ना। तो लाइटनिंग कंडक्टर में क्या है, देख रहे होंगे आप कि इस जगह आप देखें कि यहाँ पर तो 7 है इजेज, और ये मेटलिक फ्लैट, ये मेटल का पाइप है, उससे मेटलिक प्लेट नीचे गाड़ दिया अर्थ के अंदर। तो क्या होगा, सारे चार्ज को एब्जॉर्ब करके, ये गुड कंडक्टर है, ये अर्थ में समा जाएगा। तो क्या होगा, ये जो ह्यूमन लाइफ को लॉस, ये जान खतरे में नहीं होगी, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। फिर प्रॉपर्टी लॉस, उसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है। ओके, तो कहता है तो लाइटनिंग कंडक्टर इज सिंपली a long flat thick strip of metal. It goes all the way from a point well above the highest point of the structure, you know, a tall building, a TV tower, a high rising monument, it is to be protected.
अब देखते हैं लाइटनिंग के समय में अगर टीवी रन करता है ना, अगर वो उस आसपास में गिर गया लाइटनिंग, तो उस एरिया में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है ना, वो टीवी अदर अदर डिवाइसेज है उसको डैमेज करता है ना, उसको उड़ा ही देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो कैन टू बी प्रोटेक्टेड टू ए पॉइंट, तो इसमें अब लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है किस तरह से वो हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट एन स्ट्रक्चर, वो दो तरीके से वह आपको प्रोटेक्ट करता है। The spike like or pointed structure at its upper end helps to reduce the chance of build up of very large amounts of charge on the clouds in the neighborhood. This reduces the chance of a lightning strike occurring. कहता है कि जो ऊपर में टॉप मोस्ट जो बिल्डिंग के ऊपर में लगा दिए हैं पॉइंटेड टाइप का या स्पाइक टाइप का है ना, वह क्या करता है कि ये फेनोमेनन को वह जो है रिड्यूस द चांस ऑफ बिल्डअप ऑफ वेरी लार्ज चार्ज, है ना, ये चार्ज बढ़ने नहीं देता है, उसको मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि वह एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा उस पर। दूसरी बात करता है कि द फ्लैट थिक मेटल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर प्रोवाइड्स ए सेफ एंड इजी पासिंग। वो जो नीचे में हमने क्या किया, फ्लैट मेटल्स लगा दिया, वो आसानी से उस जो एब्जॉर्ब किया हुआ अर्थ के अंदर में पास कर जाएगा, है ना, एक रास्ता बन गया, है ना। When lightning does strike, lightning charges therefore flow down through its deep down into the earth and not through the structure. The structure is therefore safe from the damaging effect of lightning. तो जो बिल्डिंग है वो इससे बच जाएगी। तो दो एडवांटेज हुआ, एक दो ही चीज में है, ऊपर में जो स्पाइक पॉइंटेड शेप बना हुआ है वह क्या करता है, चार्ज बिल्डअप नहीं होने देगा, है ना, उसको रिड्यूस कर देगा, चार्ज बिल्डअप करने में उसको मिनिमाइज कर देगा। दूसरा है फ्लैट जो है स्ट्रक्चर, है ना, फ्लैट थिक मेटल, वह एक उसको चार्ज को पासेज करने का एक रास्ता बन जाता है, जिससे वो क्या होती है कि करंट जो भी चार्जेज है वो ट्रांसफर हो गया टू द अर्थ। ठीक है, तो अब क्या है सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के केस में क्या क्या प्रिकॉशन आपको मेंटेन करना है। ठीक है, कहता है कि फॉर ए पर्सन कॉट आउटसाइड इन द ओपन, ये एग्जाम में भी आता है, जब आप बाहर में ओपन एरिया में पकड़ा जाते हैं उस समय में लाइटनिंग आप देखते हैं कि थंडर्स होने वाली है, तो ऑन ऑब्जर्विंग द साइन ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर गो टू सेफ प्लेस इमीडिएटली, है ना, तुरंत आप सेफ प्लेस पर पहुंच जाइए। ए हाउस और बिल्डिंग इज सेफर प्लेस, एक हाउस या घर या बिल्डिंग एक क्या है, सेफ प्लेस है। वन इज सेफर इनसाइड ए कार और बस प्रोवाइडेड टू द विंडो एंड डोर आर शट। अगर आप कार के अंदर में है या बस के अंदर में है तो अपनी दरवाजा विंडो ये सबको बंद कर देना है, वो आपका एक सेफ प्लेस हो जाएगा। अवॉइड सीट्स एंड ओपन एरिया, तो ओपन एरिया में नहीं खड़ा रहना चाहिए, है ना।